मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी दर्शकों का आज के खास कार्यक्रम यू दर्शन में। मैं हूं आलोक रंजन। दोस्तों, वैसे तो सिविल सर्विसेज के ऊपर हमने पहले भी कुछ प्रोग्राम किए हैं, लेकिन आज का कार्यक्रम इन मायनों में अलग है क्योंकि आज हम मेंस ओरिएंटेड यानी मेंस पर फोकस करेंगे। हम जानेंगे कि मेंस की तैयारी में कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं और इन्हें ओवरकम कैसे किया जाए, क्या करें क्या ना करें, स्कूलिंग किस प्रकार से हमें इसमें मदद देगी। इसलिए आज का जो शीर्षक है वो है कि प्रभावी लेखन शैली सिविल सर्विसेज की नींव। तो आज इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है दो खास मेहमानों को। पहले मेरे दाईं तरफ हैं पवित्र कुमार और हमारे बाईं तरफ हैं नवनीत रंजन। नमस्कार सर, दोनों को बहुत बहुत स्वागत है आज के खास कार्यक्रम यू दर्शन में। सर, हम मेंस पर आएँ उससे पहले एक बेसिक प्रश्न ये उठता है कि स्कूलिंग किस प्रकार से सहयोगी है सिविल सेवा में। आलोक जी, जैसे कोई भी अभ्यर्थी अगर वो अपना टारगेट करते हैं, एम बनाते हैं सिविल सर्विस की तैयारी का, तो जब स्कूलिंग की बात आती है तो पेरेंट्स का भी रोल प्राइम हो जाता है। तो उन्हें वो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर भी मैं दो स्तर से उसको डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगा कि जो अर्बन स्कूलिंग मेथड है और जो रूरल स्कूलिंग मेथड है। तो ये देखा गया अमूमन कि जो अर्बन लोकेशन पे हैं स्कूल, वो बच्चों में एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप करवा पाने में सक्षम होते हैं, विजन को अपलिफ्ट भी करवा पाते हैं साथ ही साथ। और वहीं पे जब हम लोग रूरल काउंटर पार्ट में देखें तो रूरल एरियाज़ में अभी भी जो देखा गया है अमूमन वो ये है क्या कि रटने वाले मेथड से उनको तैयार कर दिया जाता है। सपोज 8वीं का एग्ज़ाम है या फिर 9वीं का हो या 10th लेवल का ही क्यों ना हो। तो ये जो डिफरेंस है कि जो एनालिटिकल एबिलिटी का अभाव, जो कि सिविल सर्विस के लिए बेहद ही ज़रूरी होता है। सिविल सर्विस की तैयारी में दो चीज़ों का खास अहम रोल होता है। एक होता है कि प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी, और दूसरी बात होती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंसी लेवल। तो देखिए, सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, बच्चों में कितनी एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप हो पाई है तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जो रूरल वाले स्कूल हैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं इस फील्ड में। तो वहाँ के शिक्षकों के लिए एक विशेष आग्रह है कि अपने बच्चों के अंदर में, ताकि वो जब भी जैसे कि मान लीजिए आईआईटी की तैयारी करें या सिविल सर्विस की तैयारी करें, तो जो भी स्तर पे तो एनालिटिकल एबिलिटी को डेवलप करवा पाएँ, सो दैट कि ओपन आइडियाज़ डेवलप हो पाएंगे, इंटीग्रेट करना सीख पाएंगे जो गवर्नमेंट ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, चाहे एग्जाम्पल्स वगैरह को इंटीग्रेट करना सीख पाएंगे। जी आलोक जी, पीटी, मेंस और इंटरव्यू में मेंस को प्रॉपर फोकस किया जाए तो इसको मतलब किस प्रकार से समझे प्रतिभागी जो स्टार्ट कर रहा है एग्ज़ाम या फिर जानना चाहता है कि मेंस है क्या। देखिए, चाहे वो सिविल सर्विसेज में हम सेंट्रल लेवल की यूपीएससी की बात करें, चाहे किसी भी अदर स्टेट पीसीएस की बात करें, इसमें 3 चरणों में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू सेशन होता है। मेंस की अगर हम पार्टिकुलर बात करें और ख़ासकर हम झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो इसमें हमें पहली चीज़ तो ये समझना होगा कि आखिर ये 3 चरणों में एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के पीछे का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में जो एग्ज़ामिनर है, चाहे आयोग जो है, वो बच्चों से ये उम्मीद करता है कि वो विभिन्न विषयों पर उनकी एक डेप्थ नॉलेज हो। यहाँ मेरी बात डेप्थ नॉलेज की है, तो डेप्थ नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि वो रिसर्चर हो जाए और ऐसा भी नहीं है कि बहुत फैक्चुअल हो जाए। कम से कम उनको किसी भी विषय की इतनी नॉलेज हो कि उसके इतिहास को, उसके कारणों को, उसके परिणामों को, उनके प्रभावों को, दोनों प्रकार के प्रभावों को, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो, इसको अच्छे तरीके से वो जज कर पाएँ आपका। तो एक तो महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि अच्छे तरीके से आपको विषय पर पकड़ होनी चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ये, और एकेडमिक एग्ज़ाम से ये डिफ़र करता है, अलग है। एकेडमिक एग्ज़ाम में आप बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होता, आंसर आप नॉर्मल भी लिखते हैं तो वो चीज़ें चली जाती है। परंतु कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको एक सब्जेक्ट को आप दूसरे सब्जेक्ट से कैसे कोरिलेट कर रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में दे रहा हूँ, जैसे एक क्वेश्चन है गरीबी बेरोज़गारी। तो गरीबी बेरोज़गारी के पीछे बहुत सारा भौगोलिक पक्ष भी है कि कोई क्षेत्र जो कि कृषि प्रधान नहीं है परंतु वहाँ पर कृषि को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ पर कोई क्षेत्र जो है वो खनिज का क्षेत्र है, तो वहाँ पर वहाँ की जो भूमि के संसाधन है उस आधार पर वहाँ डेवलप करना चाहिए। तो भौगोलिक पक्ष इसका निकल कर आया। राज्य व्यवस्था पक्ष है, जैसे कि आप मान लीजिए कि भाई वहाँ पर उनका प्रतिनिधित्व कितना है, अलग अलग क्षेत्रों का कैसे केंद्र राज्य के संबंध क्या है। तो बहुत सारे ऐसे पक्ष होते हैं जिसको आपको पढ़ाई के दरमियान विद्यार्थियों को ध्यान में रखना पड़ता है। और एक चीज़ और भी है कि इतनी सारी चीज़ों को कैसे आप स्मरण में बनाए रखें।
और उसको ताकि कम शब्दों में, सीमित शब्दों में अच्छे तरीके से आप उसको आंसर राइटिंग कर सके। तो ये तमाम पक्ष जो है वो मेंस राइटिंग में बच्चों को ध्यान में रखना होता है। बिल्कुल सर। सर मेंस में और पूरे सिविल सर्विसेज में ही ये बातें कही जाती हैं कि आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, और उससे भी बड़ी बात कि क्या नहीं पढ़ना है। तो मेंस के परिप्रेक्ष्य में सर इसमें क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे? देखिए, मेंस, जहाँ तक मेंस आंसर राइटिंग की बात है तो आपने देखा होगा कि जो मेरिट है ओवरऑल, पीटी तो अपने लिए क्वालिफाइंग होता है किसी भी अभ्यर्थी के लिए सिविल सेवा की परीक्षा में, और वहीं पे टोटल मेरिट की बात आ जाती है तो वो मेंस ही है आपका। तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए क्या कि सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है आपका, सिलेबस क्या है आपके लिए, और जहाँ तक बात आती है कि हमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, तो जैसे कि सर ने भी अभी बतलाया कि आप प्रो गवर्नमेंट लिखनी होती है, प्रो गवर्नेंस लिखना होता है। आपको ये पता है क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज़ें अलाउड है। सपोज मैं एग्जांपल के थ्रू बतलाना चाहूँगा कि अभी जैसे वन नेशन वन इलेक्शन की बात अपने देश में मुद्दा का विषय बना हुआ है, तो अगर क्वेश्चन इस विषय में आ जाता है कि क्या आप रिकमेंड करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए, तो देखिए सिविल सेवा अभ्यर्थी होने के नाते सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड बैकग्राउंड क्या है ना, जो कि आपके, और मान लीजिए जो भी आंसर राइटिंग में चूँकि बार बार आंसर राइटिंग की ही बात हो रही है, तो आंसर राइटिंग का पैटर्न क्या है वो पहले तो क्लियर होना पड़ेगा कि इंट्रोडक्शन में चीज़ें क्या लिखनी चाहिए, जो मेन बॉडी है उसमें कितना आपको कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है अपने आंसर का, और कंक्लूजन में क्या चीज़ें आप समाहित करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में बोला जाता है कि आप जो ओवरऑल एसेंस है उसको लिखें, अन्यथा आप जो वो क्वेश्चन का एक आप देखें क्रक्स पार्ट है तो जो सेंट्रल थीम है उसके अराउंड भी लिख सकते हैं। तो देखिए क्या है कि मान लीजिए वन नेशन वन इलेक्शन के आप फ़ायदे बतला दीजिए, उससे होने वाले इश्यूज़ को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी इसको लेकर के जैसे मान लीजिए कमेटी बनाई गई है, या पहले का जो परिदृश्य है कि नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन ने क्या बोला, नीति आयोग ने भी इस पर अपनी राय रखी हुई थी, ये सब बैकग्राउंड में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन आप ये डायरेक्ट लिखने से बिल्कुल ही बचेंगे कोई भी अभ्यर्थी कि हाँ गवर्नमेंट, भारत सरकार को इस दिशा में कदम उठा लेने चाहिए, इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, जब तक कि भारत सरकार इस पे हामी नहीं भर देती कि हाँ ऑफिशियली अनाउंस हो जाता है। तो देखें ये क्लियर कट, क्योंकि देखिए एक सिविल सर्वेंट होने के नाते जो उनका प्राइम रोल है वो है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को लेके, यानी कि जिस भी स्तर पे वो काम कर रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना है विथ एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन एमंग अदर डिपार्टमेंट्स। बिल्कुल जी। जेपीएससी मेंस में एक पेपर 2 है जिसमें भाषा की बात आती है, और पूरे लिखित परीक्षा में भी अगर भाषा पर आपकी पकड़ मजबूत हो तो निश्चित ही प्रभावी लेखन शैली माना जाएगा। तो सर ये भाषा की प्रासंगिकता को बरकरार रखते हुए इसको और प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है? जी आलोक जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 2 में लैंग्वेजेस हैं, 15 लैंग्वेज हैं, जिसमें से 6 लैंग्वेज जो हैं वो जिसमें बांग्ला, उड़िया, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश वगैरह आती है, और टोटल 9 भाषाएं जो हैं वो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, हो, मुंडारी, संथाली, ऐसी भाषाएं उसमें आती हैं। तो देखिए पहली चीज़ कि भाषा का चयन करना मेंस एग्ज़ाम में, इसके पीछे का एक तो उद्देश्य है कि भाषा की समृद्धता बनी रहे आपकी, क्योंकि भारत में भी अगर हम लोग देखेंगे तो भारत में भी लगभग 122 के आसपास भाषाएं हैं, और बोलियां तो लगभग 19,000 से ऊपर हैं। तो सभी भाषाओं को संरक्षित करना देश का भी और राज्यों का भी अपना कर्तव्य होता है। तो एक तो भाषा की समृद्धता को बनाए रखना, दूसरा इस मेंस और इंटरव्यू के चयन के बाद जो अधिकारी बनेंगे, वो नौकरशाह जो बनेंगे, वो उनको फील्ड में काम करना है, जहाँ पर उनको विभिन्न लोगों से, आम जनों से उनको मुलाकात होगी, आप उनकी समस्याओं को दूर करेंगे, वो अपनी समस्याएं आप तक रखेंगे। तो वैसे में ये भाषा जो है, वो क्षेत्रीय भाषा जो है, वो इन दोनों के बीच में एक अपनेपन का भाव लेकर आता है। उनके बीच में उनके बीच में जो संपर्क है वो और ज़्यादा सौहार्द होता है आपका। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है नौकरशाहों को जानने के लिए। तो इसी को सोचकर इसमें भाषा को रखा गया। जहाँ तक रही बात कि भाषा की तैयारी कैसे आप बेहतर तरीके से करें, तो भाषा इसलिए है क्योंकि उसकी अपनी व्याकरणिक पहचान है। तो बहुत अच्छे तरीके उसके व्याकरण को आप अच्छे तरीके से पढ़ें। उस भाषा को उन्नत बनाने में बहुत सारे विभूतियों का योगदान है। उन विभूतियों की जीवनियाँ क्या हैं, उनके गद्य पद्य में उनकी क्या योगदान है, उनको अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। लिटरेचर का सेगमेंट है तो उसमें आपकी शुद्धता को भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी पड़ती है। तो उसको अच्छे तरीके से स्मरण भी करें, उसको लेखन शैली में भी अपनाएं। तो ये नो डाउट ये जो सिलेबस है में ये भाषा को शामिल करके बहुत सराहनीय कदम है। बिल्कुल सर। मेंस और पूरे ये सिविल सर्विसेज में
इसका टाइम पीरियड जो प्रिपरेशन का होता है वो काफ़ी लंबा होता है। इसमें कई बार असफलताओं को भी फेस करना पड़ता है, जिस कारण लोगों में एंजाइटी होता है और साथ ही साथ टेंशन बढ़ते हैं। तो सर इससे कैसे ओवरकम किया जा सकता है और अपने तैयारी को सस्टेन किया जा सकता है? जी आलोक जी, ये आज के समय में सबसे मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से है कि कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट को हैंडल किया जाए। तो देखिए, सिविल सर्विस अपने आप में चुनौतियों से भरा है। तैयारी शुरू करते के साथ ही ये चुनौती शुरू हो जाती है। तो मेरे ख्याल से जो मैंने अभ्यर्थियों में पाया है नॉर्मली कि स्ट्रेस मैनेजमेंट को हैंडल नहीं कर पाते हैं। जबकि आपके रोल देखिए, जब आप उस जगह पे पोस्टेड हो जाते हैं तो आपको ये बोला जाता है कि क्राइसिस मैनेजर इन चीफ है। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन अराइज हो रही हैं तो वो सब आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी में आना है। तो मेरे ख्याल से कोई भी अभ्यर्थी हैं तो आप डे फर्स्ट से जब आप तैयारी करने जुड़ते हैं, तैयारी करने के लिए आप जागृत होते हैं, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट को आप अपना पार्ट एंड पार्सल बनाइए। जब बात आ जाती है कि आपने उम्मीद किया पीटी के परीक्षा है पास होने का, बट किसी भी कारण से असफल हो गए, तो ध्यान में ये रखना है कि अधीर होने की ज़रूरत नहीं है ना। आप ये देखिए, कारण ढूंढिए कि क्या कमी रह गई या फिर क्या कुछ हो सकता था जो आपकी तरफ से आप दे सकते थे, बट वो आप ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपकी तरफ से वो कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाया। तो उठिए और जब तक देर हो, है ना, फिर से जो दोबारा मौके मिलेंगे उसमें किसी भी कारण से, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी चीज़ शॉर्ट कमिंग्स ना हो, आप उस असफलता को अपनी ताकत समझिए और ये देखिए कि हाँ ठीक है, आपने एक एक्सपीरियंस पाया। तो इन सारे फैक्ट्स को आप मेमोराइज़ करिए और देखिए कि क्या कमी रह गई, अगली बार वो चीज़ दोहराई ना जाए। और जब भी मौका मिले तो आप सिर्फ पास ही ना करें, एक बेहतर रैंक को सिक्योर करने की दिशा में तैयारी कर सकते हैं। जी आलोक जी। सर इसमें और क्या आप ऐड ऑन करना चाहेंगे कि दिन प्रतिदिन जो डेली लाइफ है उसमें योगा या फिर स्पोर्ट्स वो सबको भी शामिल करके अपने शारीरिक जो क्षमता है उसको विकसित कर सकते हैं, मानसिक क्षमता को भी विकसित कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता जी है? बिल्कुल। देखिए, कोई भी विद्यार्थी जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, अगर वो स्ट्रेस में आता है, स्वाभाविक स्ट्रेस में आएगा क्योंकि एक कठिन परीक्षा है, बहुत सारी चीज़ों को उसको लेकर चलना होता है। तो स्ट्रेस होने के पीछे का मूल कारण क्या है? अगर हम कारणों की बात करें तो कहीं ना कहीं इतने सारे सेगमेंट को कवर अप करना, मन में एक ख्यालात चलते रहते हैं कि ये चीज़ें हमारे स्मरण में है कि नहीं, हम याद कर पा रहे हैं कि नहीं, उसको हम लिख पाएंगे कि नहीं पाएंगे। और इसका एक भय जो होता है आपको मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान करता है। और कई बार ऐसे भी कारण होते हैं कि आप किसी के बातों में आकर इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, वो आप उससे आप बहुत उत्साहित हो जाते हैं। तो पहली चीज़ को तो आपको तो धैर्य बना के रखना है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। और दूसरा चीज़ है कि आपको अपने पर भरोसा रखना होता है। और जहाँ तक रही बात, सर ने बहुत अच्छी बात कही है, मगर उसके बाद मैं एक और चीज़ भी ऐड ऑन करूँगा कि पढ़ाई का अपना एक सर्टेन समय के आधार पर, उसके अलावा आप व्यायाम कीजिए, योग कीजिए, दोस्तों से मिलिए, पढ़ाई से इतर भी आप जो है वो वार्तालाप में भाग लीजिए, कुछ अच्छी पिक्चरों को भी देखिए। तो जो डेली का जो रूटीन है उसमें केवल पढ़ाई ही नहीं, उसके अलावा भी आप चीज़ों को इस रूप में अपने दिनचर्या को मेंटेन कीजिए कि ताकि अच्छे तरीके से आपका पढ़ाई भी कवर हो, आपका मानसिक रूप से भी आप बेहतर हो सके इस चीज़ में। सर इनके अलावा डेली जो हमारा रूटीन है उसमें और क्या समावेश कर सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, वो सबको कैसे करके मतलब अपने एग्जाम्स के प्रति और क्या सुधार कर सकते हैं? देखिए, क्वेश्चन से जुड़े हुए करंट अफेयर्स क्या है, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर क्या चीज़ें चल रही हैं, तो जब आप उस आंसर में उन सभी फैक्ट्स को अच्छे तरीके से आप उसको अगर इसको इंक्लूड करते हैं तो वो आंसर बहुत ही ज़्यादा परिपक्व दिखने लगता है आपका। तो इसके लिए स्वाभाविक है कि आप ट्रेडिशनल किताबों को पढ़ने के साथ साथ एक पार्टिकुलर कोई न्यूज़पेपर को आप ज़रूर उसको पढ़ें। आप एक अच्छी मैगज़ीन को ज़रूर आप इसमें सहारा लें। और बहुत सारी डिबेट्स आती हैं, अच्छी डिबेट्स आती हैं, उन डिबेट्स का भी आप इसमें उपयोग लें, बिल्कुल लें, उसका बहुत बेनिफिट है इसका। जैसे हमारे दूरदर्शन बिल्कुल, और फिर बिल्कुल। राज्यसभा हाँ, टीवी, दूरदर्शन ये सब के इसमें भी काफ़ी काफ़ी अच्छी परिचर्चाएं होती हैं, इसमें ज़रूर इनको Yes. देखना चाहिए। सर अक्सर बात जब प्रिपरेशन की आती है तो हम लोग एक साधन खोजते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि किसी कोचिंग की तरफ रुख किया जाए या फिर कहीं और, तो इसमें एक भ्रामक विज्ञापनों की बात आ जाती है सर, तो इससे कैसे बचें? अभी हाल के दिनों में देखा गया है कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो भ्रामक विज्ञापनों के चक्कर में अपने जो करियर हैं उनका एक तरह से स्पॉइल कर लेते हैं वो, जबकि तैयारी जो उन्होंने ड्रीम किया होता है कि स्टैंडर्ड तैयारी हो ताकि उसके बल पे वो पीटी की
सफल हों, मेन सफल हों और फाइनली फाइनल लिस्ट में अपना जगह पा पाएँ। तो देखिए सबसे बड़ा प्रश्न ये है किसी भी अभ्यर्थी के लिए कि वो एक अच्छा इंस्टीट्यूशन का सिलेक्शन कैसे लें। तो मेरी सलाह उनके लिए ये है कि जब भी कोई अभ्यर्थी इस दिशा में सोचते हैं कि उन्हें तैयारी करनी है, तो उनको चाहिए कि वो जो जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे यूपीएससी हो या फिर झारखंड पीसीएस हो या फिर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की बात होती, तो आप जो है पीटी के सिलेबस को गो थ्रू होइए, मेंस के सिलेबस को गो थ्रू होइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए और उसके बाद ये देखिए कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है। और फिर आप जैसे कि मान लीजिए अगर ये इवोल्यूशन करिए, क्या ये तैयारी आप खुद से कर लेंगे, सेल्फ स्टडी से कर लेंगे, तो उसके लिए आप टॉपर्स वगैरह के जो रिकमेंडेशंस होते हैं, किसी बढ़िया टीचर से मिलिए, वो क्या रिकमेंड करते हैं उनको आत्मसात करने की कोशिश करिए। और ये जब डिसाइड कर पाते हैं कि नहीं किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है आपको, तो आप उस इंस्टीट्यूशन में खुद ही जा करके, ना कि किसी के बहकावे में आ गए, किसी ने बोल दिया कि ये बढ़िया इंस्टीट्यूशन है, आप गए डायरेक्ट एडमिशन ले लिए। तो अभ्यर्थियों को ये चाहिए कि वो खुद से जाएं, वो ये इंश्योर हो लें क्या कि वहाँ के मेथड्स तौर तरीके क्या हैं, वहाँ पे क्या मटेरियल हैं, कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं, वो टीचर के अंदर में कितनी एबिलिटी है, कॉम्पिटेंसी क्या है, ताकि वो उनके एग्ज़ाम को क्लियर करवा पाएँ। आप ये देखिए कि जो मटेरियल दिया जा रहा है मेंस को लेकर के, अब इससे पहले भी बात हुई थी क्या कि ओवरऑल जो मुद्दा है सिविल सर्विस में वो मेंस एग्ज़ाम को ही लेके है। ये देखिए कि फाउंडेशन लेवल पे तैयारी कैसी अच्छी करवा रहे हैं, कॉम्पिटेंट टीचर हैं, वो इंस्टीट्यूशन कितना कारगर है आपके ड्रीम को विजुअलाइज करवा पाने में। तो आप किसी के बहकावे में ना आए, भ्रामक विज्ञापन में ना आए कि आज के दिन में देखा गया है कि ऑलमोस्ट कोई एक टॉपर होते हैं जो कि 20-25 कोचिंग इंस्टीट्यूशन उसमें अपना दावा करते हैं कि ये हमारे बिल्कुल, यहाँ से आपने काफ़ी विस्तृत तरीके से इसे बताया कि डेमो क्लास कीजिए, आप खुद से जा जी, करके वहाँ बिल्कुल। पढ़ करके जज करके अपना अच्छे से कंटिन्यू हाँ, करें। आप सर, इसमें मेंस आंसर राइटिंग की बात हो रही है, तो इसमें अक्सर ये देखा जाता है कि जो क्वेश्चंस की डिमांड होते हैं कि उसमें डेटाज डालना है, साथ ही साथ उसमें पाई चार्ट और डायग्राम वगैरह को समावेशित किया जाना आवश्यक हो जाता है। तो कई छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितनी ग्राफें बनाएं, कितनी इसमें पाई चार्ट बनाएं। तो ये सर कैसे हमें पता चलेगा कि कौन से प्रश्न में कौन सी चीज़ें, मतलब डिमांड्स क्या हैं? बिल्कुल। देखिए, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे कि मान लीजिए ज्योग्राफी है या हिस्ट्री है। तो जब आप ज्योग्राफी में आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो जैसे कि सपोज कीजिए किसी टोपोग्राफी की बात हो रही है या किसी आप कोई ओशनोग्राफी के कोई सेगमेंट को बता रहे हैं, आप इसमें वहाँ के रिलीफ स्ट्रक्चर को बता रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर अगर आप मैप बनाकर बताएंगे तो वो बहुत ही इम्पैक्ट करेगा वो चीज़ें। और ज्योग्राफी का यूँ कह लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैपिंग। उसी ढंग से हिस्टोरिकल एक्सपेक्ट में आप किसी चीज़ को बता रहे हैं आपका कि उनका कितना साम्राज्य विस्तार था, कैसे था, अगर उसको आप बाई मैपिंग अगर आप बताएंगे तो वो भी एग्जामिनर को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो मैप काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं इन दोनों में। आप साइंस टेक में भी बात करेंगे तो फिजिक्स में, बायोलॉजी में ऐसे बहुत सारे सेगमेंट हैं जहाँ पर आपको मैप जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपका। जहाँ तक रही बात आंकड़ों की, तो आंकड़े जो हैं वो स्वाभाविक रूप से इकोनॉमिक्स वगैरह के टर्म में यूज़ होते हैं। ज्योग्राफिकल एक्सपेक्ट में भी बहुत सारे ऐसे आंकड़े आते हैं। तो अगर लगता है कि क्वेश्चन में कुछ ऐसी डिमांड है कि जहां आप जो ऑथेंटिक सोर्स के डाटा जो है वो आंकड़े आप डाल सके, लाइक इकोनॉमिक सर्वे का आपको आंकड़े देने हों, चाहे आपको वर्ल्ड बैंक के कोई आंकड़े आपको देने हों, चाहे अगर मान लीजिए कि शिशु मृत्यु दर है, बाल मृत्यु दर है, तो महिला विकास मंत्रालय के क्या आंकड़े हैं, तो वैसे आंकड़ों से आप अपने आंसर राइटिंग को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं आपका। मगर जरूर अनावश्यक आंकड़ों को देने से बचें, अनावश्यक चित्रों को बनाने से आपको यहाँ पर बचना होगा, मगर जो आवश्यक है उसको जरूर आप यहाँ पर बनाएं। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि प्रश्नों के डिमांड्स क्या हैं उसको आप समझें। यदि ज्योग्राफी है उसमें आंकड़े ज़रूरत है तो आंकड़े वहाँ पुट करें, हिस्ट्री है तो वहाँ पे अगर आपको मानचित्र बनाना है मानचित्र डालें। इसी प्रकार से सब्जेक्ट और प्रश्न के डिमांड के ऊपर फुलफिल किया जा सकता है। पवित्र सर, आप संदेश के रूप में छात्रों को मेंस के लिए क्या आप बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। तो देखिए जैसे मेंस की जहाँ तक बात है तो उसमें आप क्लास के साथ साथ डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप अगर कोई भी अभ्यर्थी ये चाहेंगे कि पीटी रिजल्ट के बाद वो मेंस में लगेंगे तब तक बहुत देर हो जाती है। तो आप
किसी भी अभ्यर्थी के लिए यही सलाह है कि जब वो इस दिशा में बढ़ते हैं कि नहीं मेरा ड्रीम है जेपीएससी क्रैक करने का, वो भी अच्छे रैंक के साथ, तो कहीं ना कहीं जो आंसर राइटिंग है उसको मैं मानता हूँ कि ये आर्ट है, आर्ट भी है प्रोसेस भी है। तो आर्ट और प्रोसेस जिसको कि आपने आर्ट बोल दिया और प्रोसेस जो है तो वो एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट वाली चीज़ हो जाती है। इसको हम 10 दिन के अंदर में नहीं सीख सकते हैं, 20 दिन के अंदर में नहीं सीख सकते। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी मिले हैं जो कि अपने आंसर राइटिंग, जो कि उन्होंने पहला आंसर राइटिंग करीब 70 दिन पहले किया और अब जो आंसर लिखते हैं बिल्कुल वो परफेक्शन होता है, परफेक्ट आंसर की दिशा में होता है। तो इस यहाँ तक आने में उनके पीछे की जो मेहनत है, डेली आंसर राइटिंग वो करते हैं। कोई स्टूडेंट तो इतने सीरियस हैं कि वो जैसे अगर फिजिकल प्रेजेंस ना भी हो पाए तो व्हाट्सएप के थ्रू आंसर भेज दिया। तो उनकी वो तत्परता देखिए, है ना, ये तत्परता दिखलाती है कि वो कितने आतुर हैं अपने सिलेक्शन को लेकर के। और ऐसे बच्चे निसंदेह मतलब बढ़िया रैंक भी सिक्योर करते हैं। तो एक ही चीज़ निकल के आती है कि मेंस के लिए आप कितने इफेक्टिव वे में तैयारी करते हैं। जैसे सर ने भी अभी बोला कि आंसर राइटिंग की बात आती है तो उसमें बस छोटा सा काम ये करना होगा कि आप अपने आंसर को, है ना, चूँकि एग्जामिनर से उस क्वेश्चन के मार्फत आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो आप बतला पाने में कितने सक्षम हैं, क्या कि वो आंसर कितना इलुस्ट्रेटिव है, कितनी तार्किकता के साथ लिखा गया। और जब बात इस पे आएगी ना कि वो आंसर कितना रैशनल है, कितना इलुस्ट्रेटिव है समझा पाने में, तो ऑब्वियसली है क्या कि वो डायग्राम का इंक्लूजन करेगा ही करेगा। जहाँ रेलिवेंट डाटा है वो डाटा का आप समावेशन करना ही करना पड़ेगा। आप यानी कि एग्जामिनर को ये बतला पाने में सफल होते हैं क्या कि ये आपको कंपेल करेगा पढ़ने को। और अगर एग्जामिनर ने उस क्वेश्चन को पढ़ लिया जिसमें कि इंट्रोडक्शन बढ़िया लिखा गया है, मेंस आंसर राइटिंग बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, वो जो मेन बॉडी की बात होती है, कंक्लूजन में आप गवर्नमेंट स्कीम्स को या फिर जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट स्कीम्स को, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को, ये सारी चीज़ें पे कितनी पकड़ है ना, तो वो चीज़ें मान लीजिए धीरे धीरे करके सीखेंगे और फिर उसको समावेश करेंगे अपने आंसर में, तो निस्संदेह आप उम्मीद कर सकते हैं कि सफल भी होंगे और अच्छा रैंक के साथ सफल होंगे। बिल्कुल सर। मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा। बिल्कुल सर, आप जैसे कि आंसर राइटिंग एक जो न्यू कमर्स होते हैं उनके समक्ष बहुत बड़ी एक चुनौती होती है। वो पहले दिन से 600-700 वर्ड की शब्द सीमा में लिखने की कोशिश करना चाहते हैं। वो चीज़ बिल्कुल गलत है। शुरुआती चरणों में उनको जो समझ है उसको अपने कॉपी में लिखे, कोई शब्द सीमा नहीं हो। जब वो अपने आंसर राइटिंग को वो खुद जज करेंगे तो उनको खुद बहुत सारी बारीकियां से समझेंगे कि बहुत सारी गलतियां कहाँ आ रही है, वो खुद जज कर पाएंगे उस चीज़ को। तो एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसके लिए शुरुआत में परफेक्शन आपको नहीं मिलेगी, तो उसको आप बेहतर तरीके से, उसको थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे आप उस मेंस राइटिंग के पड़ाव तक जरूर पहुँच जाएंगे। एक व्यक्ति जो होता है वो अपने आप में एक शिक्षक भी होता है। वो क्या गलती कर रहा है, क्योंकि जो भी तैयारी कर रहे हैं वो बालिक होते हैं, क्या गलती कर रहे हैं आप, क्या सही कर रहे हैं, ये सब कुछ वो समझता है। अगर है ना, तैयारी करना है तो बिल्कुल करना है, उसमें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे पेशेंस के साथ, पूरे डिसिप्लिन्ड वे में उनको तैयारी करनी है। एक टारगेट सेट करना है, लंबे समय तक नहीं कि भाई हमको 2 सालों तक, 1 साल तक हमको मेंस प्रिपेयर करना है, 2 साल में हमको क्रैक करना है। तो उस मोटो के साथ एक प्लान्ड स्टडी करते हुए आगे बढ़ें। रटने की बजाय समझने का ज़्यादा आपको इसमें प्रयास करते रहना है, तो ज़रूर निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी इस चीज़ में। पवित्र सर, नवनीत सर, आप दोनों का आज के कार्यक्रम को खास बनाने और अपने अनुभव साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जैसे कि आपने जाना कि लिखित परीक्षा में क्या करना है, क्या नहीं करना है, स्कूलिंग की कितनी महत्ता है और किन किन बातों का ख्याल रखना है, तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। आशा है कि आज के कार्यक्रम आपके लिए प्रासंगिक और आपके लेखन शैली और पूरे एग्जाम के प्रिपरेशन में काफ़ी ऐड ऑन करेगा। इन्हीं आशाओं के साथ दीजिए मुझे यानी आलोक रंजन और दूरदर्शन की पूरी टीम को आज इजाज़त। नमस्कार, जोहार।